हेलो दोस्तों, आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के बैंक खातों में किसान निधि कब आएगी, इसको लेकर अपडेट आ गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा और साथ ही आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। इसके अलावा आजकल LPG गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारियां देखेंगे। ईरान और अमेरिका इजरायल को लेकर जो युद्ध के अपडेट चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी काम की खबरें आई है। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसी काम की खबरें आपके मोबाइल पर हर रोज आपको दिखती रहेगी। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से शीतलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज 11 मार्च को शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और ये पर्व हर साल चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे बसोड़ा या बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। और आज के दिन मां शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है और फिर इस भोजन को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आज के दिन मां शीतला की पूजा अर्चना कर परिवार को बीमारियों से बचाने की प्रार्थना की जाती है, स्वास्थ्य की रक्षा की कामना की जाती है। और खबरों में सबसे पहले कुछ अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों में आप देखिए, राजस्थान के कोटा से खबर आई है। बाइक की सीट पर नीचे छिपे सांप ने युवक को डस लिया, युवक के हाथ और कमर पर सांप ने काट लिया। कोटा में चलती बाइक में छिपे एक जहरीले सांप ने युवक को काट लिया, ऐसी घटना सामने आई। तो इसलिए आप गाड़ी घोड़े को लेकर सावधान रहे। कई बार होता ना कि रात के अंधेरे में वो गाड़ी में छुप जाते हैं और हम सुबह देखते नहीं, वो चाबी लगाते ही टर्न, और ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है, तो थोड़ी सी सावधानी जरूरी। और इधर आप देखिए, CBSE के 12वीं के पेपर में डांस वीडियो का QR कोड सामने आया। अब इतना बड़ा बोर्ड का एग्जाम और पेपर में आप देखिए QR कोड जब स्कैन करके ओपन हो रहा है तो एक YouTube वीडियो का लिंक ओपन हो रहा है। और ये बात CBSE तक भी पहुंची और बोर्ड ने कहा कि भाई पेपर तो पूरी तरह सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो CBSE को स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा। QR कोड स्कैन करने पर असल कंटेंट की जगह पर YouTube खुल रहा था। होता ना कि पेपर के हर पेज के ऊपर इस तरह से QR कोड बना हुआ। CBSE ने कहा कि तकनीकी कारणों से QR कोड में गड़बड़ी आई है। और इधर आप देखिए, चीन में 56 जातीय समूह को एकजुट करने का एक नया कानून सामने आ रहा है। चीन में जिनपिंग सरकार अब एक नए कानून को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जिससे अलग अलग जातीय समूह को एक ही राष्ट्रीय पहचान दी जाएगी। और इधर सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश यथावत रहे। सहारा इंडिया को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यानी SAT ने सेबी के आदेश को बरकरार रखा है और 14,000 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए। तो सहारा निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। और इधर आप देखिए, राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में दिल्ली से घूमने के लिए आई एक विदेशी महिला टूरिस्ट ने टैक्सी ड्राइवर को 3,000 रुपए की बजाय 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। और इस पर टूरिस्ट ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने CCTV के जरिए टैक्सी को ट्रेस किया। ड्राइवर को ढूंढकर पुलिस ने विदेशी महिला को उसके बाकी रुपए वापस दिलवाए। कई बार होता ना कि ऑटो वाले, छोटी छोटी बसों वाले लोग विदेशी समझकर या फिर ऐसा समझते हैं कि यार इतना किराया तो इनको मालूम ही नहीं होगा तो वो मर जाए, वो किराया ले लेते हैं। तो 3,000 की बजाय 30,000 रुपए दिए और वापस कुछ दिया ही नहीं, तो शिकायत हुई और विदेशी टूरिस्ट को वापस पैसा दिलाया गया। और इधर आप देखिए, 8,500 लोगों से 2 करोड़ रुपए ठगने वाला एक भाई साहब गिरफ्तार हो गया। 8,500 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को बिहार से गिरफ्तार किया गया। किताबें तैयार करने के नाम पर यह रकम ली गई थी। और इधर बड़ी खबर आ रही है, गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब NOC की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। दरअसल दोस्तों, पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना अब आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाले NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। और इसी के लिए नीति आयोग की एक हाई लेवल कमेटी ने परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। और इसके अलावा सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में भी बदलाव कर सकती है। तो ऐसे कुछ अपडेट्स अभी चल रहे हैं। और इधर आप देखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सरकारी स्कूल का मिड डे मील खाने से 43 बच्चे बीमार हो गए। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बताया जा रहा है कि स्कूल के खाने में चिपकली गिर गई थी। और इधर बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से पश्चिम एशिया के ताजा हालातों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में चल रहे संघर्ष पर विस्तार से बात की है और भविष्य में भी लगातार संपर्क में रहने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं की बातचीत पश्चिम एशिया संकट, खास करके ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है। पश्चिम एशिया तनाव में आप देखिए, पुतिन ने भी ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और कहा कि संघर्ष को कम करें, समाधान निकालने की जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हालात को शांत करने की पहल की है। और इधर आप देखिए, होर्मुज के पास भटक गए 200 जहाज। ईरान युद्ध की सिग्नल जैमिंग से वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंताएं बढ़ी हुई है। अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच इस क्षेत्र में भारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमिंग देखी जा रही। हालात दोस्तों यहाँ पर ये हो रहे हैं कि जहाजों के नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर चुके हैं और दुनिया की कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा गई है। और अब आपको बताते हैं असली ईरान और अमेरिका इजरायल को लेकर अभी क्या अपडेट चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, अमेरिका ने कहा कि भाई हम ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। और इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तेज हमले किए जाएंगे और इस हमले में बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बम वर्षक विमान शामिल होंगे। बमों की वर्षा की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं कमजोर हो रही है और बुरी तरह हार रहा है। लेकिन आप देखिए, ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि वह धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो लोग ईरान को खत्म करने की बात करते हैं उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। कुल मिलाकर अभी झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा, ईरानी लोग उनसे नहीं डरते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल जहाजों को रोकेगा तो फिर उस पर हमले तेज किए जाएंगे। लेकिन ईरान ने कहा कि ईरानी लोग उनसे नहीं डरते हैं। उन्होंने ईरान ने कहा कि तुमसे भी बड़े लोग इसे मिटाने में नाकाम रहे, इसलिए सावधान रहो, कहीं तुम ही न निमट जाओ। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी ऑयल शिप गुजरने से रोकता है तो उस पर 20 गुना ज्यादा तेजी से हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान अभी झुक नहीं रहा है। और इसी बीच दिन में यह भी खबरें आई कि भाई ईरान की बमबारी से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थोड़े नरम पड़े और ऐसे में शेयर बाजार थोड़ा ऊंचा हुआ। और ऐसी भी खबरें चली कि सीज फायर के लिए बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वह शर्तों पर ये सब कुछ निर्भर करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें और ईरान अभी मानने वाला है नहीं। ईरान लगातार कह रहा है कि भाई ईरान ने नष्ट कर दिए अमेरिका के 10 रडार और कहा कि युद्ध कब खत्म होगा। ईरान कह रहा है कि भाई ये हम तय करेंगे। तो ईरान ने फारसी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के 10 आधुनिक रडार सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया। और ईरान ये साफ साफ कह रहा है कि इस युद्ध का अंत वाशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान तय करेगा। और ईरान युद्ध लगभग खत्म हो गया, तेल की आपूर्ति नहीं रुकने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कभी ये बयान देते हैं, कभी वो बयान देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो जहाज गुजरते
हैं ना वो जल डमरू मध्य से। अगर ईरान जहाज रोकने की कोशिश करेगा तो फिर हमले डबल कर दिए जाएंगे, ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी, जिससे कभी ईरान उबर नहीं पाएगा। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी तय हो रही है कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो लगातार बदल रहे हैं। कभी वह कहते हैं कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है, तो कभी इसे अभी शुरुआत बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, जिसमें भी उन्होंने कोई साफ योजना नहीं बताई। तो अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा कि भाई अमेरिका जंग रोकेगा या फिर तेहरान में और बम गिराएगा। ईरान युद्ध पर हर 12 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदल जा रहे हैं और ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं, क्योंकि 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहीं से होता है। लेकिन एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाल चली तो फिर इस हमले से विश्व युद्ध का खतरा भी आगे मंडरा सकता है। और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। अब आपको ताजा अपडेट ये बता दें कि 11 दिनों की जंग तो कंप्लीट हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहां खड़े हैं, अमेरिका को इससे नुकसान हुआ या फिर ईरान कुछ हद तक कमजोर हुआ। सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध के 11 दिन बाद भी न तो ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट हुए और न ही अमेरिका सत्ता परिवर्तन करा पाया। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर तेल बाजार को झटका दिया और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों से अमेरिका को करीब 23,188 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हो चुका है। जंग के दौरान एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी सामने आया, आपको बताइए। खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप की इच्छा के उलट विपरीत मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर भी घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद भी ईरान ने वेनेजुएला की तरह आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध में भी डटा हुआ है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। अमेरिका अब तक इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा सका। तो कुल मिलाकर ये जो युद्ध की स्थितियां अभी लगातार बनी हुई है, तनाव भी बना हुआ है। और इसी बीच आप देखिए, ईरान जंग से थाईलैंड में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। कर्मचारी ऑफिस में सूट और टाई भी नहीं पहन सकेंगे। ईरान जंग का असर अब एशिया के कई देशों में भी दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम 9 एशियाई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा। हालात अब ऐसे हो रहे हैं कि अलग अलग देशों को ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं। थाईलैंड ने सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कर्मचारियों को सूट टाई जैसे औपचारिक कपड़े पहनने से भी मना किया गया है, ताकि एसी का इस्तेमाल कम से कम हो सके। पाकिस्तान में भी खर्च कम करने के लिए मंत्रियों की सैलरी और विदेश यात्राओं पर भी रोक लग गई है। स्कूलों को बंद करना पड़ा है। तो भी तेल गैस की किल्लत और हालात और आगे भी क्या कुछ बने रहेंगे, आप खबरों में देखिए। फिलहाल आपको बताएं, पश्चिम एशिया में जंग छिड़ने से दुनिया भर में एनर्जी का संकट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार लगातार ये करे कि भारत में ऑयल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। भारत में पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है। हालांकि एहतियात के तौर पर भारत ने कई कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा असर अभी दुनिया भर में एनर्जी संकट को देखने को मिल रहा है। खास करके एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थितियां भी बिगड़ रही है। भारत सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है। भारत में फिलहाल एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के कारण पैनिक सिचुएशन बन रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सिलेंडर की जमाखोरी होने से एलपीजी सिलेंडर ज्यादा दामों पर दिए जा रहे हैं। और इन सब तमाम बातों को लेकर, चीजों को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद भारत में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल ईंधन और गैस को लेकर भारत में कोई कमी नहीं है। देश में एलपीजी की पर्याप्त मात्रा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास पर्याप्त भंडार है। हालांकि आपको पता होगा, सरकार ने भी कई सारे नियम भी लागू किए हैं। बुकिंग के नियमों में भी बदलाव हुआ है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिन का एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग पीरियड जैसा नियम भी लागू हो गया। एक बार सिलेंडर बुक करने के बाद फिर 25 दिन बाद हो पाएगा। और सरकार ने कहा कि भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल और गैस आयात के विकल्प पर तैयारी कर रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो सके और ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे। भारत के पास करीब 8 हफ्ते का तेल भंडार भी उपलब्ध है। और इसी बीच एलपीजी संकट पर रेस्तरां उद्योग में अलर्ट है। एनआरआईए ने भी एडवाइजरी जारी की है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों को एडवाइजरी जारी की। संगठन ने रेस्टोरेंट मालिकों से ईंधन बचाने और संचालन को सुचारू बनाए रखने के उपाय तुरंत लागू करने की अपील की है। फिलहाल आप देखिए, हमारे देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है। सरकार ने कमी की चिंताओं को फिलहाल खारिज किया और इधर रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी में भी एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया। कुल मिलाकर गैस को लेकर सरकार भी बड़े फैसले ले रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया और पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि इस जंग का असर आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। और इधर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत का बड़ा दावा आप देखिए, 3 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है, ऑर्डर दिया गया। और आपको बताएं, एक दो नहीं, भारत कुल 40 देशों से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। उन देशों की लिस्ट में कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया देश भी शामिल है। भारत सरकार ने साफ साफ कहा कि फिलहाल देश में तेल की कोई कमी नहीं है। और इसी बीच आप देखिए, पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका में भी तेल का करंट लगने लगा है। पेट्रोल डीजल के दामों में भी वहां जबरदस्त इजाफा हो गया। तेल संकट के बीच बांग्लादेश को भारत की मदद मिली है। 5000 टन डीजल ढाका पहुंचाया गया। भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। भारत ने एक समझौते के तहत बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की आपूर्ति की। चलिए फिलहाल खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दें, यानी कोविड टीकाकरण से अगर साइड इफेक्ट होता है तो फिर मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तरह के निर्देश दिए। और आपको बताएं, पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी दोनों राज्यों को करीब 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। और इधर लोकसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई। लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 11 सीटों पर मुकाबला। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों के 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले के निर्वाचित हो गए। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने इस्तीफा दे दिया। दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां हुई थी, 22 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगा था। अब फाउंडर राहुल भाटिया कमान संभालेंगे। और इधर एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया बढ़ा दिया, यानी अब हवाई किराए पर भी युद्ध का असर दिखाई देने लगा। फ्लाइट का बढ़ा हुआ नया किराया 12 मार्च से लागू हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मदुराई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आप देखिए। और इधर आप देखिए, चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश आसान होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम बदले गए। 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी निवेश कर सकेंगे। सरकार ने एफडीआई नीति में बड़ा बदलाव किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। संसद फैसला करें। शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की आशंका। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का समय आ गया।
है और इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। एनसीईआरटी ने जुडिशरी करप्शन चैप्टर पर बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि अब ये किताब उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं। इधर आप देखिए, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक आतंकी मारा गया। सेना को 2 आतंकियों की घुसपैठ की जानकारियां मिली थी, दूसरे की तलाश अभी जारी है। बीसीसीआई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए देगा और ये पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बटा जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। असम में 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 9,000 रुपए ट्रांसफर हुए। इसके तहत हर परिवार की एक योग्य महिला को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं। 4 महीनों का पैसा एक साथ भेजा गया। इधर मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करना प्राथमिकता है। सीईसी के लौटते ही सीएम ममता बनर्जी ने धरना खत्म किया। और इधर खबर है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बुधवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक के भाषणों के वीडियो देखेगा। 17 मार्च को उनकी हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा। शेयर मार्केट में आप देखिए, सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर 78,206 पर पहुंच गया। कच्चा तेल हालांकि 9% सस्ता होकर $90 पर आया। ट्रंप के युद्ध जल्दी खत्म करने वाले बयान का असर रहा। निफ्टी में करीब 233 अंकों की तेजी रही और 24,262 पर बंद हुआ। गोल्ड ETF में निवेश 78% घटा है। फरवरी में सिर्फ 5,255 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। जनवरी में रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रहा था। सोने चांदी के भाव आपको बताएं बढ़त रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,700 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 13,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 रुपए पर पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली की हवा बदलेगी, प्रदूषण पर वार करेगी 22 नई मशीनें। बड़ा ट्रायल शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार के वायु प्रदूषण इनोवेशन चैलेंज का अगला चरण शुरू हो गया। चुने गए 22 डिवाइस अब शहर के प्रदूषण हॉटस्पॉट पर ऑन ग्राउंड ट्रायल के लिए तैयार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री के रेगुलेशन के संबंध में केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करेगा। IT नियमों पर बड़ी कानूनी जंग, केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन IT नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक ठहराने वाले मुंबई हाईकोर्ट के फैसले